नमस्कार दोस्तों, हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं और वैदिक काल में हमारा पूर्व वैदिक पूरा हो गया। आज हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड पर। और आज पिछली लेक्चर में अर्ली वैदिक पीरियड पूरा हो गया था। ठीक है, आज हम LVP अर्थात लेटर वैदिक पीरियड पर बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल पर बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल वह काल है जो वैदिक काल के बाद शुरू हुआ। और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में डिफरेंसेस क्या है। वहाँ पे हमने बात की थी, आपको अगर याद हो, या तो होना भी चाहिए आपको एक स्टूडेंट के रूप में, कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। हमने कहा था कि जब 1000 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, जब लोहे की खोज हुई अंतर्जी खेड़ा के अंदर, तो लोहे की खोज के बाद में आर्थिक क्षेत्र में कई सारे परिवर्तन आए, आमूल-चूल परिवर्तन आए। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आए, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आए, धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन आए, बड़े पैमाने पे परिवर्तन आए। और इन परिवर्तनों के कारण जब वैदिक साहित्य पढ़ा जाता है तो स्पष्ट रूप से दो टाइप की विशेषताएं मिल जाती है। समाज में भी भिन्नताएं नज़र आती है, राजनीति में भिन्नताएं नज़र आती है, अर्थव्यवस्था में भिन्नता नज़र आती है, और धर्म में भी भिन्नताएं नज़र आती है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे आर्थिक जीवन, जैसे लोहे का जैसी खोज होगी तो उपकरण बदल जाएंगे, लोहे के उपकरण बढ़ेंगे तो खेती बढ़ेगी, खेती बढ़ेगी तो डेफिनेटली उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, आर्थिक रूप से लोग जब समृद्ध होंगे तो निश्चित रूप से उनको सुरक्षा चाहिए होगी, चाहे रास्तों की सुरक्षा हो, चाहे आपके बाहरी शत्रुओं की सुरक्षा हो। जब सुरक्षा चाहिए होगी तो वो एक शक्तिशाली राजा भी चाहिए होगा, राजा शक्तिशाली चाहिए तो निश्चित रूप से राजनीतिक परिवर्तन होंगे। जब राजनीतिक परिवर्तन हो गए, आर्थिक परिवर्तन हो गए, लोगों का जीवन स्तर सुधर गया तो समाज में भी चेंजेस आएंगे। समाज चेंज होगा तो निश्चित रूप से लोगों की ज़रूरतों के अनुसार धार्मिक पक्ष भी चेंज होगा। तो किसी एक बड़ी घटना से सभी प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, और ऐसे परिवर्तन हुए तो वैदिक साहित्य में हमें मुख्य रूप से दो चीज़ें देखने को मिलती है। समाज में भी एक अलग विशेषताएं और एक अलग विशेषताएं। तो इस हिसाब से हर मामले में अलग अलग विशेषताएं नज़र आ रही थी। इस वजह से इतिहासकारों ने क्या किया, वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया, जिसकी जानकारी हम पिछले वैदिक सभ्यता के अंदर ही हम पहले ही समझ चुके हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मैं वापस बात नहीं करूँगा। और इन्होंने पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल नामक विभाजन कर दिया। विभाजन के कारण हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के ऊपर। सबसे पहले इसका भौगोलिक विशेषताएं देखेंगे जो उसमें लिखी हुई नहीं है, फिर राजनीतिक, फिर धार्मिक, फिर सामाजिक, और उसके बाद में आर्थिक विशेषताओं पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं भौगोलिक विस्तार के ऊपर। भौगोलिक विशेषता, विस्तार ही लिख लो, बेस्ट रहेगा ये, भौगोलिक विस्तार। ठीक है, जैसा कि अब देखो, हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे जब हमने ऋग्वेदिक काल देखा था तो हमने ये देखा था कि जो ऋग्वेदिक काल में मुख्य रूप से आर्यों का जो स्थान था वो आपके सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब इन क्षेत्रों में आर्य मुख्य रूप से बसे हुए थे। ठीक है, इस क्षेत्र में बसे हुए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ, और ये आप जो देख पा रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र तक आर्य फैल गए थे। इसके पीछे का मेन कारण क्या था? मेन कारण था लोहा। क्यों? क्योंकि जब लोहे की खोज हुई तो उसके बाद में अपन ऐसा मान सकते हैं कि लोहे की खोज के बाद में कुल्हाड़ियाँ वगैरह ये सारी बदल गई। पहले जो काम पत्थरों से किया जाता था, जो तांबे की कुल्हाड़ियाँ इतनी मजबूत नहीं बन सकती, लोहे की कुल्हाड़ियाँ बहुत मजबूत होती है। उससे जंगल के जंगल साफ कर दिए गए, आर्य लोग आगे बढ़ते गए। और फिर क्या हुआ, जैसे जंगल से जंगल साफ हुए, फिर ये चूंकि पूरा मैदानी ज़मीन है तो यहाँ पे कृषि करना भी आसान कार्य नहीं था, कमज़ोर हल हो पड़ जाते थे लकड़ी वगैरह के। तो लोहे के जब हल बने तो इन्होंने इस कठोर भूमि को भी जोतना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते आर्य लगातार आगे बढ़ते गए, और आर्यों का विस्तार जो है वो आपके इस सदानीरा नदी तक आ गया। सदानीरा नदी, गंडक को हम कहते हैं, गंडक तक इसका विस्तार हो गया था। ठीक है, यहाँ तक मगध तक विस्तार माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तक पहुँच गए। फिर हमें जो वैदिक साहित्य हैं, इस वैदिक साहित्य में हमें विदर्भ के एक शासक का नाम मिलता है।
तो विदर्भ के शासक का नाम मिलता है, इस हिसाब से ये लगता है कि ये विंध्याचल तक विस्तृत थे, चूँकि रेवा नदी का भी नाम मिलता है, रेवा मतलब नर्मदा नदी का नाम। तो इस हिसाब से लगता है कि ये आपके इस पूरे मध्य क्षेत्र से परिचित हो गए थे, बस दक्षिणी भारत से दूर रहे, बाकी सारे क्षेत्र से परिचित हो चुके थे। इसके साथ साथ पूर्वी हिमालय की कई चोटियों के भी नाम मिलते हैं। तो इस हिसाब से हम ये कहते हैं कि इन लोगों का जो विस्तार है वो आपके सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की तरफ हुआ। किस तरफ हुआ? पूर्व की तरफ हुआ, और सदानीरा नदी तक हुआ, और दक्षिण में भी इनका विस्तार विदर्भ, विंध्याचल, नर्मदा नदी तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी बात थी कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो क्षेत्र था ये वैदिक कालीन आर्यों की तुलना में बड़ा था। इसको हम आगे लिखेंगे भी, समझेंगे भी, अभी आप इसको आराम से देखते जाइए। ठीक है, अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। थोड़ा सा और मैप देख लो आप, एक हमारे पास ये मैप भी है, ये यहाँ पे सदानीरा नदी आ जाती है, यहाँ पे जाके। ठीक है, ये यहाँ सदानीरा नदी आ जाती है, और बाकी की ये सारे नदियाँ सप्त सैंधव प्रदेश वाली नदियाँ हैं। यहाँ पर तो पूर्व वैदिक काल के थे लोग, लेकिन बाद में इसका विस्तार देखने को मिलता है, और सदानीरा नदी तक विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जो पॉइंट है पूरा का पूरा, ये पॉइंट, ये पूरा का पूरा आपके यूँ कहिए कि उत्तर वैदिक आर्य यहाँ तक फैल गए थे। ठीक है, और अगर अपन ऋग्वैदिक आर्यों की बात करें तो उनका क्षेत्र महज यहाँ तक ही था। ठीक है, महज यहाँ तक ही था। ये पूरा का पूरा विस्तार जो है आपके उत्तर वैदिक आर्यों का था। तो ये तो ऋग्वैदिक आर्य थे यहाँ पे, और ये विस्तार जो है पूरा जो रेड में पैक है, ये थे आपके उत्तर वैदिक आर्य। ठीक है, अगर मैप ठीक नहीं दिखता है तो आप उसमें गूगल में डालोगे तो आपको मैप मिल जाएगा। मैंने भी गूगल से लिया, आप भी गूगल इमेजेस में चेक करोगे तो आपको बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी कोई चित्र आपको ऐसे ठीक से नहीं दिखता है तो पीपीटी को आप देखोगे जूम करके तो आपको स्पष्ट दिखेगा, और वीडियो में स्पष्ट नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, आप गूगल से जाके भी चेक कर सकते हो मैप को। ठीक है, मैप साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास और भूगोल दोनों है, वो दोनों एक ही व्यक्ति की दो नेत्र है, और दोनों का एक साथ अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है कि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती। ठीक है, तो हम आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनका जो विस्तार था ये उत्तर में आपके हिमालय हो गया। ठीक है, पूर्व में यहाँ पर सदानीरा नदी होगी, दक्षिण में विदर्भ, और यहाँ पे सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र तक इनका विस्तार था, जो कि आर्यों की तुलना में ज़्यादा था, क्योंकि आर्य केवल और केवल सप्त सैंधव प्रदेश तक, ऋग्वैदिक आर्य केवल सप्त सैंधव प्रदेश तक ही केंद्रित थे, जबकि लोहे की खोज के बाद उत्तर वैदिक आर्य लगातार पूर्व की तरफ बढ़ते गए। इस बात को हम यहाँ पे नोट करके बाद में लिख लेंगे, नोट करके। ठीक है, तो इस दो मैप के बाद में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लिख सकते हैं कि पूर्व वैदिक आर्यों का विस्तार केवल सप्त सैंधव तक था, मगर उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार संपूर्ण मध्य देश तक, संपूर्ण मध्य देश का मतलब आप कह सकते हो सरस्वती से लेकर गंगा यमुना दोआब तक। यमुना दोआब, ठीक है, संपूर्ण मध्य देश विस्तार, संपूर्ण मध्य देश। वैसे एक मिनट, इसमें अपन ऐसे ना लिखें, विस्तार
आर्यों का विस्तार, उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार हिमालय से विंध्याचल के मध्य तक था तथा इनका केंद्र का मतलब जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो, इनका केंद्र मध्य देश था। मध्य देश, अब यहाँ पे लिख सकते हो कि सरस्वती से गंगा दोआब, ठीक है, मध्य देश था। तो ये बात हो गई, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इस पूरे क्षेत्र में इसका विस्तार था और ये जो एरिया था, ये पूरा एरिया यहाँ तक, ये इनका केंद्र था, ये केंद्र था और विस्तार पूरे इस क्षेत्र में आ गया था। ये बात आपको लिखनी है, साथ में ये भी लिखना है, मैप आराम से बना सकते हो तो और भी अच्छी बात है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात के ऊपर, ठीक है। अब हम अपने हाथ से इस विस्तार को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि मैप देखने के बाद में, ठीक है, इसको अपन ऐसे समझते हैं। अब देखो, उत्तर में हिमालय, जिसका जिक्र आपके हर वेद में हुआ है, मुंजवत, शीलवंत, शाणवत वगैरह वगैरह। दक्षिण में जो इसका जिक्र मिलता है वो मिलता है विदर्भ, ठीक है। विदर्भ क्षेत्र आज भी आपको पता है महाराष्ट्र और गुजरात का वो एरिया था, विदर्भ एरिया, जो आजकल महाराष्ट्र में है। मोस्टली भाग इसका महाराष्ट्र में आता है। चावल की खेती का क्षेत्र है, चावल कपास वगैरह, और यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर पानी का हमेशा से संकट रहता है, ज़मीन काफ़ी खरी ज़मीन है, तो यहाँ पे है वो एक प्रकार से काफ़ी दिक्कतें भी रहती है, ठीक है। तो विदर्भ के एक राजा का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो इस हिसाब से लगता है कि इन लोगों का प्रसार विदर्भ तक हो गया था, ठीक है। साथ साथ में आपके शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ में रेवा नदी का उल्लेख, रेवा नर्मदा नदी को कहा है, रेवा का उल्लेख। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि जो उत्तर वैदिक आर्य थे ये विंध्याचल से परिचित हो चुके थे, जबकि हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक आर्यों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो दक्षिणी विस्तार में आप समझ गए। अब हम आते हैं पूर्वी विस्तार। पूर्वी विस्तार माना सादा नीरा नदी तक, नदी जैसे हम कहते हैं गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी। इस नदी की का प्रमाण क्या है हमारे पास में? इसका प्रमाण ये है कि शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी है, जैसे हम विदेह माधव की कहानी कहते हैं। विदेह माधव ये राजा था और इसका पुरोहित था गौतम राहुगण। गौतम राहुगण ये कौन था? ये था इसका पुरोहित। कहानी कुछ यूं थी कि शतपथ ब्राह्मण क्या लिखता है कि सरस्वती नदी के किनारे एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिखा है कि सरस्वती नदी के किनारे यहाँ कहीं पे, यहाँ पे कि विदेह माधव और गौतम राहुगुण दोनों बैठे थे और विदेह माधव के मुंह में वैश्वनार अग्नि को धारण किए हुए था। ऐसी अग्नि जो पूरे विश्व का नाश कर सकती है। तो गौतम जो विदेह माधव थे उन्होंने अपने मुंह में उस अग्नि को लिए हुए था, कई सालों से लिए हुए था वो। तो एक दिन क्या हुआ, वाकया कुछ यूँ हुआ कि घी का नाम लिया जाता है और घी का नाम लेते उसके मुंह में लार आ जाती है और जैसी लार निकलती है उसके साथ ही अग्नि बाहर आ जाती है। फिर ऐसा कहानी आगे ये बताती है कि वो अग्नि इस प्रकार पूर्व की तरफ आगे बढ़ती है और जंगलों को साफ करती हुई आगे निकलती है और उस अग्नि को पकड़ने के लिए पीछे विदेह माधव
और गौतम राहुगण राजा और पुरोहित दोनों उसके पीछे उसका अनुसरण करते हैं, अनुसरण तो कंटिन्यू उसके पीछे चले जाते हैं और ये पूर्वी क्षेत्रों में कंटिन्यू अग्नि राख करते हुए, मैदान साफ करते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ती है। पूरा क्षेत्र साफ होता गया, नदी आगे बढ़ती गई और सदानीरा नदी पर जाते जाते सदानीरा नदी को ये सुखा नहीं पाती है अग्नि और वहाँ पे आग समाप्त होती है। तो सदानीरा नदी तक इसने पूरे क्षेत्र को साफ कर दिया और इस पूरे क्षेत्र में आर्य लोग बस गए। ये कहानी है हमारे शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। तो इस कहानी से कई निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि ये लोग सदानीरा नदी तक, विदेह का राज्य जो है यहाँ तक ये पहुँचे हुए थे, ठीक है। तो इस कहानी का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए? इस कहानी का इम्पोर्टेंस है हमारे लिए एक प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के पूर्वी विस्तार से, ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जो पूर्वी विस्तार था उसके बारे में हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी जानकारी एक प्रकार से ये विदेह माधव की कहानी दे देती है। और कई बार परीक्षाओं में ये कहानी है वो पूछी भी जाती है कि विदेह माधव की कहानी जो है उसका उल्लेख कहाँ पे है, उसका महत्व क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका उल्लेख किस में किया हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। राजा कौन है? विदेह माधव। और पुरोहित कौन है? गौतम राहुगण, ठीक है। और किस्सा क्या है? पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। वैश्वनार अग्नि का किस्सा, अग्नि की कथा, ठीक है। और किस नदी का उल्लेख मिलता है इसमें? सदानीरा नदी का उल्लेख मिलता है, जो कि विदेह गणराज्य में आ जाती थी उस समय, ठीक है। तो सदानीरा नदी तक विस्तार का हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। दक्षिण का प्रमाण भी हमें किस ब्राह्मण से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। अब बात आती है कि पश्चिमी प्रमाण तो सप्त सैंधव के और वो हर जगह पे है, प्रदेश, ठीक है। और इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है क्योंकि लगभग हर सूक्त में आपके कहीं न कहीं आपके इन नदियों में से किसी न किसी का उल्लेख हमें मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बात आती है हिमालय की, कि हिमालय का क्या प्रमाण है। तो हिमालय की भी कई सारे प्रमाण हैं, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, आगे भी बताया था कि हिमालय के कई सारे प्रमाण हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पूर्वी हिमालय की चोटियों के नाम मिलते हैं, ठीक है। जैसे काचा, मोनक, ठीक है, त्रिकुट। तो ऐसी कुछ यूँ कहिए कि पूर्वी हिमालय की चोटियों के नाम मिलते हैं। इससे ऐसा लगता है कि इन लोगों को पूर्वी हिमालय की एक प्रकार से जानकारी हो चुकी थी, ठीक है। तो ये त्रिकुट वगैरह क्या है? ये पूर्वी हिमालय की चोटियाँ हैं, समझ गए बात को, कि इनको है वो पूर्वी हिमालय की भी जानकारी थी। इसका मतलब साफ है कि पूर्वी हिमालय तक इनका विस्तार था। ये काचा मोनक वगैरह जो इलाके हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे, ठीक है, इस क्षेत्रों में। तो इस हिसाब से हम इसका ये विस्तार तय करते हैं। हिमालय, सप्त सैंधव प्रदेश, सदानीरा और विदर्भ। अगर अपन ऋग्वेदिक आर्यों की बात करें तो इनका इन क्षेत्रों से मतलब नहीं था। वो केवल और केवल आपके इन क्षेत्रों से थोड़ा सा परिचित हुए थे, बाकी पूरा का पूरा यहाँ तक थे, ठीक है। ऋग्वेदिक आर्य यहीं तक थे और उत्तर वैदिक का विस्तार ज़्यादा हो गया था, ठीक है। वैश्वनार अग्नि ने पूरी जंगल तो नष्ट कर दिए, तो क्षेत्र खाली हो गया, ठीक है। अब कहानी कितनी काल्पनिक है, कितनी वास्तविक है, इससे ज़्यादा हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस कहानी का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ये कहानी अपने आप में उत्तर वैदिक काल के आर्यों का विस्तार बताती है, ठीक है। तो ये पिछली बार शायद फर्स्ट ग्रेड में और प्रश्न सेकंड पेपर में आया भी था। बड़ा आसान सा सवाल था ये, जहाँ तक मुझे याद है मैं खुद गलत करके आया था कन्फ्यूज़न से, कि कहानी का उल्लेख किस ब्राह्मण में हुआ है, रिवीजन और नहीं रखा था। और जब ताज़ा रिवीजन नहीं होता है ना तो कन्फ्यूज़न रहता है। और मैं शायद ऐत्रेय ब्राह्मण ऐसा कुछ करके आया था, मुझे हल्का हल्का सा याद है। मैंने उसी साल स्टूडेंट को पढ़ाया था 2015 के बैच को, फर्स्ट ग्रेड बैच को। और उस समय मेरे हिसाब से 15 का ही बैच था। तो फिर 15 के बैच में जब मैंने पढ़ाया तो उस बैच में क्या हुआ, ये सवाल भी आया था और ये कहानी भी मैंने बताई थी। ये ऐसे कैसे बताया जैसे मैंने आपको बताया था, अभी बताया,
तो वहाँ पे जाके क्या हुआ, मैं शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में कन्फ्यूज़ हो गया और जाके ऐतरेय कर दिया। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको ऐसे सेट करना कि ये गलती है वो हमारे से ना हो, ठीक है। ये इनका एक प्रकार से भौगोलिक विस्तार था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ठीक ठाक तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भौगोलिक विस्तार समझना हमारे लिए काफ़ी एक प्रकार से ज़रूरी भी है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई। अब देखिए, भौगोलिक विस्तार के बाद में अब हम देखेंगे इनका राजनीतिक जीवन, कि उत्तर वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था। पूर्व वैदिक का तो हमने पढ़ ही लिया था। अब हम उत्तर वैदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन। देखिए, उत्तर वैदिक आर्यों के दौरान राजनीतिक जीवन में बड़े बड़े चेंजेस आए थे, और यूँ कहिए कि पूरा का पूरा ढांचा ही चेंज हो गया था। राजा की चुनने की विधियां बदल गई थी। राजा ने अपने आप को देवत्व या यूँ कहिए कि देवता की संतान बताना शुरू कर दिया था। राजा ने राजत्व के सिद्धांत दे दिए थे। राजा ने स्वराट, विराट, सम्राट जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां लेनी शुरू कर दी थी। राजा के ऊपर निरंकुश कम हो गया था। विदथ नाम संस्थाएं गायब हो गई थी। सभा समिति का भी इफेक्ट कम हो गया था। इसके साथ साथ में राजा का एक बड़ा मंत्रिमंडल हुआ करता था, जिसमें 12 रत्निन बैठते थे। इसके अलावा राजा विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ करवाता था। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, है ना, इस टाइप से सर्वमेघ यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ करवाता था। राजा कई प्रकार की उपाधियां लेना, यज्ञ करवाना, राजत्व का सिद्धांत, एक प्रकार से यूँ कहिए कि वंशानुगत शासन पद्धति का स्टार्ट होना, जनपद बनने शुरू हो जाना, राष्ट्र नामक नई इकाई का आना। तो इस समय यूँ कहिए कि राजनीतिक जीवन में बड़े पैमाने पर हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो इस राज व्यवस्था में जो चेंजेस आए, उसका थोड़ा सा मॉडर्न रूप ही आपको महाजनपदों में और उसके बाद मौर्य काल में देखने को मिलता है। तो असली राजतंत्र इसी समय शुरू हो गया था, ठीक है ना। ऋग्वेदिक काल में इतनी बड़े राजनीतिक सुधार नहीं थे, न राजनीतिक जीवन अच्छे से स्थापित हुआ था, क्योंकि अभी तक कबीलाई जीवन ही था ऋग्वेदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजनीति के क्षेत्र में ड्रास्टिक चेंजेस, बड़े पैमाने पे परिवर्तन हुए थे। अब अपन देखेंगे कौन कौन से परिवर्तन हुए थे। यहाँ पे हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो देखो, राजनीतिक जीवन के अगर अपन पहले परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पे जो राजा का चुनाव था, चयन, और राजा के चयन के 3 तरीके हमारे को प्राप्त हो रहे हैं वेदों के अंदर। उत्तर वैदिक काल में कुछ स्थानों पे लिखा है कि राजा का निर्वाचन होता था। कुछ स्थानों पे राजा का निर्वाचन होता था। तो हो सकता है कुछ जन ऐसे होंगे जहाँ पे राजा है वो निर्वाचित होता था, वोट किए जाते थे, ठीक है। कुछ स्थानों पे लिखा है कि राजा जो है वो आपके आनुवांशिक होते थे, या यूँ कहीं वंशानुगत चुनाव। ये दो मेन उल्लेख हमारे को मिलते हैं। तो इस आधार पर लगता ऐसा है कि इस समय कुछ इलाकों में अभी भी चुनाव प्रक्रिया थी और कुछ इलाकों में वंशानुगत शासन पद्धति शुरू हो गई थी। मैं दोनों के प्रमाण के साथ बात करूंगा, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, केवल अगर आ जाए कि अनुवांशिक मतलब वंशानुगत होता था तो भी गलत है, अगर चुनाव का लिखे केवल तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन के भी हमें प्रमाण मिलते हैं और साथ साथ में हमें यूँ कहिए कि इसके एक प्रकार से वंशानुगत के भी प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों टाइप के प्रमाण हमारे को देखने को मिलते हैं, ठीक है। जहाँ तक निर्वाचन की बात है, अब देखो निर्वाचन के कहाँ प्रमाण मिल रहे हैं हमें। निर्वाचन में शतपथ ब्राह्मण में, यहाँ प्रमाण मिलता है, अथर्ववेद में प्रमाण मिलते हैं, कई जगह मिलते हैं से प्रमाण। देखो चुनाव भली हो जाए, लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो ये था कि अभी निर्वाचन प्रणाली उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि ऋग्वेदिक काल में थी। तो यहाँ पे निर्वाचन जो है वो एक प्रकार से सीमित हो गया था, ठीक है।
प्रमाण मिले, मगर निर्वाचन सीमित हो गया था, किसकी तुलना में? ऋग्वेदिक काल की तुलना में सीमित हो गया था। परंतु कुछ स्थानों पर राजा को हटाने का प्रमाण मिलता है, को हटाने का, ये नया था। ऋग्वेदिक काल में राजा को हटाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, राजाओं को हटाने का प्रमाण मिलता है, ठीक है, प्रमाण मिलता है। तो ये नई शक्ति थी जनता के पास में, प्रमाण मिलता है। अगर मैं संजय कबीले की बात करूं, कबीले के शासक पोषायतन, एक मिनट सॉरी, पोमसायन है, नाम भी ऐसा है ना, पोमसायन को हटाया गया, ठीक है। तो ये एक नई शक्ति थी जो ऋग्वेदिक काल में तो हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें ये देखने को मिलता है कि जनता जो है वो राजा को हटा भी सकती थी। ये अपने आप में एक यूनिक पावर था, ऐसा पहले कहीं पर भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये राजा के निर्वाचन के कुछ प्रमाण थे इस समय। और अब देखिए वंशानुगत के क्या प्रमाण हमें मिलते हैं। अब देखो ठीक है, देखो शतपथ व ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के वंशानुगत होने के प्रमाण मिलते हैं। इनमें लिखा है कि 10 पीढ़ियों वाले राजतंत्र, 10 पीढ़ियों वाले राजतंत्र, साफ मतलब है कि ऐसा राजतंत्र जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी शासन होता हो उसे 10 पीढ़ियों का राजतंत्र भी कहते हैं। 10 पुरुष राज लिखा हुआ है, पुरुष राज प्रमाण मिलते हैं। इनमें लिखा है कि 10 पीढ़ियों वाले राजतंत्र का शासन था। इसका मतलब साफ है कि राजा जो है वो निर्वाचित न होकर वंशानुगत पद होते थे, कि राजा का बेटा जो है वो राजा बनता था। इस प्रकार की व्यवस्था जो है उस समय हमें देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ी बात थी इस समय। तो राजा के चयन के हमें दोनों प्रमाण मिलते हैं, जबकि हमने ऋग्वेदिक काल में देखा था कि जो राजा का निर्वाचन हो रहा था वो आपके जनता के द्वारा ही किया जाता था। कुछ पीढ़ियाँ मिली थी, कुछ अनुमान लगे थे गणतंत्र के, राजतंत्रात्मक, और जेपी शर्मा ने जो गणतंत्रात्मक बताया था, तो एक सामान्य व्यवस्था थी। यहाँ पे हमें काफ़ी सशक्त, काफ़ी ठोस प्रमाण हमें है वो वैदिक साहित्य से प्राप्त हुए, ठीक है। तो एक बड़ा परिवर्तन तो ये यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, कि निर्वाचन पद्धति बदल गई और निर्वाचन पद्धति में निर्वाचन सीमित हुआ, मगर राजा को हटाने की नई शक्ति आई थी, ठीक है। और जहाँ तक
इसकी बात है। इसके ठोस प्रमाण मिलने शुरू हो गए कि राजा का पद वंशानुगत हो गया था। ठीक है, अभी ये बातें जो है ये यूँ कहिए कि आरंभिक तौर पर ऋग्वेदिक काल में जरूर देखी जाती है, लेकिन प्रमाणिक और ठोस रूप में यहीं देखी जाती है। ये पहला परिवर्तन। अब मैं दूसरे परिवर्तन पे आ रहा हूँ। देखो, राजा की जो निरंकुशता थी इसमें वृद्धि हुई। निरंकुशता में वृद्धि। पहले क्या है, राजा निरंकुशता में इतना निरंकुश नहीं था, क्योंकि सभा समिति विदत विधाता जैसी संस्थाओं का और जनता का राजा के ऊपर एक प्रकार से यूँ कहिए कि काफ़ी नियंत्रण था। लेकिन इस स्थिति में क्या हुआ, यहाँ जब उत्तर वैदिक काल में हमें विदत का तो प्रमाण ही नहीं मिलता। ठीक है, विदत का उल्लेख नहीं है, मतलब ये संस्था लगभग समाप्त हो गई। और दूसरी बात, सभा व समिति का प्रभाव कम हो गया। हालांकि अर्थशास्त्र अथर्ववेद के अंदर प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, और उसमें लिखा है कि राजा ने आग्रह किया कि प्रजापति की दोनों पुत्रियां हमें शासन करने में मदद करें वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक औपचारिकता, महज औपचारिकता थी, का प्रभाव कम हुआ। तो अब जब इन संस्थाओं का प्रभाव कम हुआ, जब आपको संस्थाओं का प्रभाव कम होता है तो डेफिनेटली निरंकुशता जो है वो आपकी बढ़ जाती है। एक प्रकार से अंकुश नहीं रहता राजा के ऊपर। हम भी देखते हैं लोकतंत्र में भी, जब कोई प्रधानमंत्री बनता है और जब संवैधानिक संस्थाएं खत्म होनी शुरू हो जाती है तो उसका धीरे धीरे शक्तियां बढ़ती जाती है और प्रधानमंत्री राजा का रूप ले लेता है। यहाँ पे भी यही हुआ था कि राजा की जो निरंकुशता थी वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी, मतलब उसके ऊपर जो अंकुश था वो कमज़ोर होता जा रहा था। ठीक है, ये एक परिवर्तन देखने को मिलता है यहाँ पे, ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक में आते हैं तब। ठीक है, तो वंशानुगत हो गया, निरंकुशता हो गई, चुनाव की बात हो गई। अब आता है कि यहाँ पर राजा द्वारा राजत्व या किंगशिप, राजत्व सिद्धांत का, राजा द्वारा राजत्व सिद्धांत का एक प्रकार से आरंभ किया गया। इस समय राजत्व प्रारंभ किया गया। राजत्व क्या होता है, मैं उसको बहुत सामान्य शब्दों में बता देता हूँ। राजत्व का मतलब होता है राजा का अपना प्रभाव बढ़ाना जनता में। प्रभाव बढ़ाने का सीधा मतलब है जैसे बड़ी बड़ी उपाधियाँ लेना, यज्ञ करवाना, ऐसे प्रदर्शन करना कि राजा के प्रति जनता के मन में एक छवि जो है वो बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में हो जाए, एक गैप मेंटेन हो, एक हायरार्की हो। तो राजत्व वो होता है। जैसे बलबन ने शुरू किया था ना, तो बलबन का मतलब ये था कि ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। राजा राजा होना जब जनता को दर्शाए उसे अपन राजत्व बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे बड़ी उपाधियाँ लेना, ठीक है, यज्ञ करवाना, देवीय सिद्धांत देना। ठीक है, और ये सारी चीज़ों के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा या इनके माध्यम से जनता में अपना प्रभाव बढ़ाना, अथवा हम सामान्य शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि राजा द्वारा राजा होने का एहसास जनता को करवाना। ठीक है, ये
एक बहुत सरल परिभाषा है। मैं ना पॉलिटिकल साइंस में गया हूँ ना हिस्ट्री में गया हूँ, बहुत सामान्य परिभाषा जो मेरा विद्यार्थी समझ सके, 5वीं क्लास का भी समझ सके, ठीक है। ऐसी सरल परिभाषा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो राजा द्वारा राजत्व के सिद्धांत का आरंभ करने का मतलब ये था कि राजा यहाँ पे बड़ी उपाधियाँ लेगा, यज्ञ करवाएगा और देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा, मतलब वो अपने आप को देवता से जोड़ेगा, ठीक है। वो राजा यूँ कहेगा कि मैं राजा एक प्रकार से देवता के रूप में हूँ, इस टाइप से, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें भी अपन एक एक को देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी उपाधियाँ ली, कौन से यज्ञ करवाए और कौन सा देवी सिद्धांत दिया, उसको हम एक अगली स्लाइड से समझते हैं, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो गोपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, इनके बारे में हम आगे समझेंगे। ब्राह्मण और एक है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। तो ये जितने भी क्षेत्र लिखे हुए हैं, ये क्षेत्र और उपाधियां यहाँ लिखी हुई है, और इसमें यज्ञों के बारे में लिखा हुआ है, यज्ञों का उल्लेख, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं कि किस में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखिए आप देखिए यहाँ पे समझना। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो क्या लिखता है, वो लिखता है कि जो उत्तरी भाग है राज्य का, उसके लिए उसने नाम दिया उदीची दिक्। दिक् का मतलब होता है दिशा, उदीची दिशा मतलब उत्तरी दिशा। तो उत्तरी दिशा के क्षेत्र को ऐत्रेय ब्राह्मण ने क्या नाम दिया है, उदीचिक, ठीक है, उदीची दिक्। और गोपथ ब्राह्मण ये कहता है कि उत्तरी दिशा के जो राजा है वो कौन सा यज्ञ करवाते हैं, पुरुष मेघ यज्ञ करवाते हैं। और ऐत्रेय ब्राह्मण लिखता है कि यहाँ के सम्राट जो है, जो राजा है, वो विराट की उपाधि लेता है और यहाँ का राज्य क्या कहलाता है, वैराज्य कहलाता है, ठीक है। तो राज्य वैराज्य, राजा उपाधि कौन सी लेगा, विराट की। और गोपथ ब्राह्मण के अनुसार विराट जो होंगे ये कैसे यज्ञ करवाएंगे, पुरुष मेघ यज्ञ करवाएंगे। और उत्तरी दिशा के इस राज्य पूरे को एक प्रकार से इस पूरे राज्य का जो शासन है वो वैराज्य कहलाएगा और इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या दिया गया, उदीच्य दिक् दिया गया, ठीक है। उसी भांति अगर अपन दक्षिण में आए तो दक्षिण का पूरा शासन व्यवस्था भोज्य कहलाएगी। इसका जो राजा है वो भोज या सरोराट कहलाएगा। ये दोनों बातें हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये यज्ञ कौन सा करवाएगा, सरोमेघ यज्ञ करवाएगा, ये बात है गोपथ ब्राह्मण के अंदर। और दक्षिणा दिक्, दक्षिण की दिशा वाला क्षेत्र पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, दक्षिण दिक् कहलाएगा, ये बात है ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर। फिर हम बात करते हैं पश्चिम की। पश्चिम में जो राजा है, ये पूरा जो राज्य है ये क्या कहलाएगा, स्वराज्य कहलाएगा। और इसका जो राजा है वो क्या कहलाएगा, स्वराट कहलाएगा। और गोपथ ब्राह्मण के अनुसार ये यज्ञ यहाँ पे ये स्वराट कौन सा करेगा, अश्वमेघ यज्ञ करवाएगा। और इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, प्रातिची दिक् बोलते हैं। प्रातिची मतलब पश्चिमी दिक् कह सकते हो, पश्चिमी दिशा कह सकते हो आप। तो देखो ये वो क्षेत्र है जिसमें पूरा भाग आ जाता है और ये वो भाग है वैराज्य जिसमें उस राजा का पर्टिकुलर शासन होता है। कुछ क्षेत्र क्या शासन से बाहर भी होते हैं। तो पूरे संपूर्ण क्षेत्र को ये कहते थे और जितने पर शासन था वैदिक राजा का वो ये भाग कहलाता था, ठीक है। अब हम बात करें पूर्व की, तो पूर्व के जो राज्य थे उसे साम्राज्य कहा गया। इसका जो मेन शासक था उसे सम्राट नाम दिया गया। यज्ञ कौन सा करवाएगा, वाजपेयी यज्ञ करवाएगा। और इस पूरे क्षेत्र को, पूर्वी क्षेत्र को प्राची दिक् कहा गया। प्राची यानी पूर्वी। उसी भांति मध्य में जो था ये राज्य जो क्षेत्र था वो राज्य कहलाया, राजा कहलाया इसका शासक। यज्ञ कौन सा करवाएगा, तो कि राजसूय यज्ञ करवाएगा। और इस पूरे इलाके को नाम क्या दिया, ध्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठा दिक्। मध्यमा मतलब दोनों ध्रुवों के मध्य का क्षेत्र, मध्य देश, ठीक है। और दिक् का मतलब आपकी दिशा हो गया। तो इस प्रकार से ऐत्रेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण में क्षेत्र का नाम है, उपाधि का नाम है, यज्ञ का नाम है और राज्य का नाम है, ठीक है। तो राज्य, उपाधि, देखो पहले सभी में पहले पॉइंट पे लिखा हुआ राज्य,
क्या लिखा है, राज्य। सभी में दूसरे पॉइंट पे लिखा है उपाधि राजा की। सभी में तीसरे पॉइंट पे लिखा है वो यज्ञ जो उस क्षेत्र का राजा करेगा। और चौथे पॉइंट पे लिखा है उस पूरे क्षेत्र का नाम। ठीक है, अब देखिए जो क्षेत्र, उपाधि और राज्य, ये तीनों तो उल्लेख हैं आपके इसमें ऐत्रेय में, और यज्ञों का उल्लेख है गोपत ब्राह्मण में। सीधा ये सवाल आता है परीक्षा में, सम्मिलित करो इसको, तो बढ़िया से याद कर लेना। कैसे आता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य सम्मिलित करो। अश्वमेघ, सर्वमेघ, इस प्रकार से वाजपेयी और पुरुष मेघ, इस टाइप से आता है। यहाँ एक ऐसे सम्मिलित में आता है। दूसरा आता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, स्वराज, वैराज, साम्राज्य और भोज्य, इस टाइप से आता है। या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सौराट, विराट, सम्राट, इस प्रकार, सर्वराट, इस प्रकार से। तो इसका कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। तालिका आपको बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए, इसलिए मैं भी बना के लेके आया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप इसको ऐसे फॉर्मूलाज बना के ऐसे सेट करना कि हमारा प्रश्न है वो परीक्षा में गलत न हो, इस बात का हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब था जो राजत्व सिद्धांत है, उस राजत्व सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रमाण यही है। देखो, यज्ञ उपाधियां भी ली जा रही है, यज्ञ भी किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें करना अपने आप में राजा को राजा होना दर्शाना है पूरी जनता के समक्ष। ठीक है, तो ये देखिए आप, बड़ी उपाधियां होगी, यज्ञ करवाना हो गया। अब अपन थोड़ा सा देवी सिद्धांत पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने, इसको आप आराम से देख लो, और देखना तो क्या है, इसको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं याद करने वाली है, समझने वाली भी हैं। तो इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इसको अपन, हिमालय विराट होता है, विराट पुरुष होता है, उदीची वगैरह तो ये से याद हो जाएगा ना, प्राची, प्रति, मध्यम, दक्षिण, उत्तर, ऐसे करके याद हो जाएगा। ठीक है, वैराज्य। अच्छा, एक चीज़ और, वैराज्य के बारे में ऐसा कहा गया कि ऐसा क्षेत्र जिसका कोई राजा ही नहीं होता, जिसका कोई राजा नहीं। ठीक है, संभवतः ये गणतंत्र होगा, नाम नहीं लिखा है राजा का, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसका कोई राजा का नाम नहीं मिलता। तो विराट, हिमालय, विराट से वैराज्य और विराट पुरुष, ऐसे करके सेट कर देना। ठीक है, इधर सम्राट अशोक गया था, आपको पता होगा, जिसने जीता था कलिंग को, तो दिशा तो वैसे ही याद हो जाएगी। सम्राट ने साम्राज्य विस्तार हेतु वाजपेयी यज्ञ, इस प्रकार से देख लेना। ठीक है, ये भोज, राजा भोज दक्षिण का ही था, भोज से भोज्य हो गया, और ये थोड़ा सा सर्वमेघ देख लेना। बीच वाले सारे राज्य, राजा, राजसू, सभी है। ठीक है, और इधर स्व, स्व, स्व। ठीक है, तो देख लेना, तीनों स्व आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको आप याद करोगे तो डेफिनेटली ये अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें विशेष तौर पे है नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे आते हैं और इस देवीय सिद्धांत की बात को और प्रूव करते हैं कि किस तरह से देवीय सिद्धांत, इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ। देवीय सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में हुआ, मगर व्यवस्थित रूप से उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ। क्या? देवीय सिद्धांत। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, और यज्ञ वगैरह करवाना देवीय सिद्धांत ही वैसे, क्योंकि यज्ञों में देवताओं को ही राजी किया जाता था। वैदिक काल में स्थापित हुआ। तो ये तीनों पॉइंट है राजत्व की। ठीक है, तो इन्होंने राजत्व का सिद्धांत है वो आरंभ किया, ये बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे। ठीक है, और अब अपन सबसे चौथे पॉइंट पे आते हैं, और चौथे पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे कि इन्होंने यूँ कहिए कि आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जब इतना सारा राज्य बढ़ गया, भाई आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र हम देख रहे हैं कि इस पूरा क्षेत्र जब इतना बढ़ गया तो निश्चित रूप से प्रशासनिक तंत्र भी बढ़ाना पड़ा। मतलब आप ऐसे समझिए कि अधिकारियों की संख्या बढ़ गई। जो ऋग्वेदिक काल में छोटा सा क्षेत्र था तो इतने ज़्यादा अधिकारियों की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब क्षेत्र बढ़ गया तो प्रशासनिक ढांचा भी बढ़ गया।
और इस प्रशासनिक ढांचे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राजा के सहयोग के लिए कई सारे रत्निन की उल्लेख हुआ है। मैं रत्निन की बात जो है वो शुरू करता हूँ, चौथा पॉइंट लेके, ठीक है। 3 पॉइंट हमने पहले ले लिए, ये 3, और चौथे बिंदु के आते हैं अपन, चौथा बिंदु यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि राज्य की सीमाओं में विस्तार के कारण प्रशासनिक व्यवस्था को भी विस्तृत करना पड़ा, ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था को भी विस्तृत करना पड़ा। तो ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में प्रशासन का जो खाका था वो ज़्यादा हो गया। जैसे उस समय हमने 4 रत्निन पढ़े थे, तो वो 4-5 जो रत्निन थे, अब रत्निन की संख्या बढ़ गई थी, 12 रत्निन का उल्लेख मिलता हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसी में क्या लिखेंगे कि इस समय राजा की मदद हेतु कितने 12 रत्निन हुए, नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। इसमें 1/4 महिला होनी जरूरी थी, महिलाएं जरूरी। कुछ किताबों ने 1/3 लिखा, मैं 1/4 सिद्ध करता हूँ आगे, जरूरी थी। राजा रत्निन को रत्न मानता था, रत्निन को रत्न के समान मूल्यवान मानता था, क्यों, उसके बिना शासन नहीं चल सकता, मानता था। पंचविश्व ब्राह्मण में इनको वीर कहा है, पंचविश्व ब्राह्मण में रत्निन को क्या कहा है, ब्राह्मण में इनको वीर कहा है, ठीक है ना। यज्ञ में इनकी पूजा की जाती थी, यज्ञ में इनकी पूजा की जाती थी, मतलब बहुत सम्मानीय पोस्ट थी या पूजा की जाती थी, ठीक है। अब रत्निन कौन से थे, अब आप आते हैं इस टेबल के ऊपर। हो सकता है टेबल अभी आपको ठीक ना दिखे, लेकिन आप एक तो हाई क्वालिटी पे करके देखोगे तो दिख जाएगी, प्लस जो PDF आएगी PPT की, उसमें बहुत सही तरीके से दिखेगी, ठीक है। दिक्कत क्या हुई, मैं PPT क्यों लाया साथ में, इसलिए लाया कि तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, इन 5 जगह पे जो 12 रत्निन की सूची दी हुई है, अलग अलग दी हुई है। कैसे समझिए, तैत्तिरीय संहिता के अंदर 11 रत्निन ही है, कितने, 11 रत्निन ही लिखे। मैत्रायणी संहिता में 14 रत्निन लिखे, काठक संहिता में 12 लिखे, तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी 12 लिखे, शतपथ ब्राह्मण में 13 लिख के एक को रत्निन की श्रेणी से बाहर रखा हुआ है, मतलब 12 रखे हुए। इस हिसाब से ऐसा लगता है कि मोस्टली शास्त्र जो 3 बताते हैं, 12-12 बताते हैं, इस हिसाब से लगता है कि रत्नियों की संख्या 12 होगी। कई बार बहुत डीप लेवल का जब प्रश्न जाता है तो फिर ऐसे भी आ सकता है कि किस जगह पे रत्नियों की संख्या 14 बताई गई है, तो मैत्रायणी हो जाएगा। तैत्तिरीय संहिता में 11 है, लेकिन तैत्तिरीय ब्राह्मण में कितने हैं, 12 है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। अब आगे देखिए, अब मैं अगर सभी की बात करूँ कि इसमें क्या क्या बताया है, अगर मैं शतपथ ब्राह्मण की बात करूँ तो सेनानी को सबसे अहम पद दिया गया है, सबसे अहम रत्निन किसको बताया गया है, सेनापति को। उसी तरह जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो पुरोहित था वो ऋग्वेदिक काल में प्रधान था, उसी रूप में
आपके उत्तर वैदिक काल में प्रधान किसको बताया गया है? सेनानी को। ठीक है। उसके बाद में पुरोहित, याजक, महिषी। महिषी का मतलब था आपके जो राजा की मुख्य रानी होती थी, वो राजा की मुख्य रानी। सूत का मतलब होता था आपके रथ हाँकने वाला। इसका हमने बाद में संशोधन भी किया था। रथकार होता रथ बनाने वाला, ये हमने पहले उल्टा लिखा था एक बार। ग्रामीणी का मतलब था आपके गांव के अधिकारी, और छत्र का मतलब था आपके छात्र या द्वारपाल कह सकते हो, है ना, द्वारपाल कह दो आप, द्वार पे रहने वाले, या इसको प्रतिहार भी कह सकते हैं हम। ठीक है। संग्रहित्र, संग्रहित्र होता था कोषाध्यक्ष। कौन होता था? कोषाध्यक्ष होता था। एक आता है भागदूत। भागदूत ऐसे थे जो आपके कर इकट्ठा करते थे, कर एकत्रित करते थे, है ना। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कॉमन है। ठीक है, कर एकत्रित करते थे। इसके अलावा एक आया नाम अक्षवाप, जो आपके जुआ वगैरह जो खेल होता था, धूत कीड़ा वगैरह, उसमें जुआ में राजा की मदद करते थे। ठीक है, राजा की मदद। गोवी कर्तन जो था वो आपके पशुओं का काम करता था। आपकी यूँ कहिए कि सॉरी शिकार में राजा का सहयोग करता था गोवी कर्तन। तो मैं उसको, यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। गोवी कर्तन क्या करता था? शिकार में राजा की मदद, शिकार में राजा की मदद करता था। ठीक है। पालागल था जो आपके राजा का विदूषक मित्र था, जो कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होता था। पालागल राजा का विदूषक मित्र, विद्वान मित्र आप कह सकते हो। ठीक है, पालागल। परिवृत्ति का मतलब ये होता था कि राजा के द्वारा त्यागी गई रानियां, त्यागी गई रानी जिसके पास राजा वापस नहीं कभी जाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस शतपथ ब्राह्मण में इस परिवृत्ति को इसमें शामिल नहीं किया है। इसको है वो रत्निन में शामिल नहीं किया है, इसलिए हम इसको 12+1 लिख के, लिस्ट 13 की है लेकिन रत्निन कितने माने? इसने 12 रत्निन माने हैं। लेकिन परिवृत्ति है, परिवृत्ति का मतलब जो ऐसी रानियां जो राजा ने त्याग कर दी है, उनको इसने शतपथ ब्राह्मण के अंदर कहीं पर भी नाम तो लिखा लेकिन रत्निन नहीं माना है। तो शतपथ ब्राह्मण की जो ये लिस्ट है, ये एक प्रकार से मानी जाती है प्रमाणिक लिस्ट आज भी। ठीक है, ये है बात। तो शतपथ ब्राह्मण में परिवृत्ति को नहीं माना है। ठीक है, लिस्ट 13 की लेकिन रत्निन 12 ही है। तैतरीय ब्राह्मण में देखिए, ब्राह्मण सैम है, राजन्य सैम है, महिषी सैम है। एक आता है ववाता नाम। ववाता का मतलब था कि राजा की प्रिय रानी। कैसी रानी? प्रिय रानी। ठीक है, ये नया नाम आता है तैतरीय ब्राह्मण के अंदर, वो शतपथ ब्राह्मण में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 3 नारियों का हो गया, एक महिषी, एक परिवृत्ति और एक आपकी ववाता। तो 12 में से 3 औरतें आ गई, मतलब 12/3, मतलब यूं कहिए 1/4। इस आधार पर विद्वान ये कहते हैं कि 1/4 जो है वो महिलाओं को कोटा दिया जाता होगा। ठीक है, देखो परिवृत्ति, सेनानी हो गया, सूत, ग्रामीणी, छत्र, संग्रहित्र, भागदूत, रक्षवाप। ये बाकी सारे नाम कॉमन है, बस आपके नाम चेंज कौन सा है? नाम चेंज है आपके वावाता का। ठीक है, वावाता का नाम चेंज है और उसके स्थान पे इसने याजक लिखा, यज्ञ करवाने वाला। ये नाम है वो एक चेंज आ जाता है। अगर मैं आपके इसकी बात करूं काठक संहिता की, तो काठक संहिता में इसने लिखा है पुरोहित, राजा, महिषी, प्रवृत्ति को लिखा है, सेनानी, संग्रहित, छत्र, सूत, ग्रामीणी, भागदूत, अक्षवाप और ये आपके गोव्यच्छ करके नया नाम लिख लिया है। बाकी लगभग आपके सेम आता है, इसने ववाता नहीं लिखा है। मैत्रायणी संहिता क्या कहती है? ब्राह्मण, राजन्य, महिषी, प्रवृत्ति, सेनानी, संग्रहित, छत्र, सूत, वैश्य, ग्रामीणी, भागदूत, रथकार भी इसने साथ में लिखा है। देखो अक्षवाप भी लिखा, गोवी कर्तन भी लिखा है, तक्षण लिखा। तक्षण का मतलब है आपके बढ़ई, जो आपके तक्षण का कार्य करने वाले, और रथकार का मतलब है रथ बनाने वाले। ये 2 उसने नाम नहीं लिखे, रथ बनाने वाले, रथ बनाने वाले। बाकी जो इसकी लिस्ट है ऑलमोस्ट लिस्ट सारी की सारी शतपथ ब्राह्मण से जाके मैच कर रही है। बस ये 2 नाम इसने एक्स्ट्रा लिखे हैं, तक्षण और रथकार के।
ठीक है। अब मैं अगर तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात करूं तो इसने ब्राह्मण, रजन्य, माहिषी, प्रवृत्ति, सैनानी, सुत, ग्रामीण, क्षत्र, संग्रहित्री, भागदूत और अक्षवाप, इसने सारे कॉमन नाम लिखे जो रिपीटेड मोड पे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कॉमन नाम है इसके आधार पे इन्होंने क्या कहा है कि 12 रत्निन होंगे। हालांकि संहिताओं में अलग अलग उल्लेख मिलता है। ये जो मैं स्क्रीनशॉट लाया हूँ ये है आपके रामशरण शर्मा की किताब का, जिसका नाम है प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाएं। वहाँ से मैंने ये उठाया है। तो आपके लिए ये सवाल नहीं बनता कि रत्निन कितने थे तो आप 12 ही लिखना, क्योंकि विद्वानों ने एक मत होकर लास्ट में 12 माना है। दूसरी बात, अगर ये ऐसी पूछें कि किस संहिता में कितने हैं तो ये आपको अलग से याद करना है। और तीसरी बात, कोई फैक्चुअल पूछा जा सकता है कि इसका नाम है वो परिवृत्ति को किस लिस्ट में रत्निन नहीं कहा है, शतपथ ब्राह्मण में कहा है, बाकी हर जगह कहा है। देखो इसने भी माना है कि रत्निन थी, इसने भी रत्निन माना है, इसने भी रत्निन माना है, इसने भी रत्निन माना है। केवल और केवल शतपथ ब्राह्मण ऐसा जिसने परिवृत्ति को रत्निन नहीं माना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप याद कर लेना। अर्थ मैंने आपको सभी के बता दिए। ठीक है, पुरोहित, सेनानी तो पता ही है आपको, बाकी सारे मैंने आपको यहाँ पे लिख लिए मेरे हिसाब से। ठीक है मैं एक बार वापस देख लेता हूँ। देखिए, सेनानी हो गया, पुरोहित हो गया, आप उसको देख लो। याजक हो गया, याजक मतलब यज्ञ करवाने वाला। ठीक है, इसके अलावा राजमहिषी जो हो गया, मुख्य रानी होगी, सुत आपके रथ हाँकने वाला हो गया, ग्रामीण मतलब गांव का अधिकारी मैंने पहले लिखवा दिया। छत्र का मतलब आपके एक प्रकार से छात्र का मतलब आप समझ सकते हो कि जिसका मतलब होता है द्वारपाल। ठीक है, जो द्वार पर रक्षा करने वाला। संग्रहित का मतलब मैंने आपको पहले से बता रखा है कि संग्रहित का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर। भागदूत मैंने बता दिया, जो कर एकत्रित करने वाला होता है उसे भागदूत कहा जाता है, कर वसूलने वाला। ठीक है, अक्षवाप मैंने बता दिया था कि जुआ हो या पाशा हो, इन खेलों में राजा की मदद करता था। गोवी कर्तन मैंने कह दिया कि शिकार में राजा का सहयोगी होता था। ठीक है, पालागल का मैंने बता दिया, राजा का आपके क्या होता था, विदूषक मित्र। परिव्यक्ति का मतलब मैंने बता दिया आपको कि वो होता था आपके यूं कहिए कि त्यागी की रानी। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने ये सारी बातें आपको बता दी। तो इनमें वावाता का एक नाम अलग है, तो इसको मैंने बता दिया प्रिय रानी। ये बाकी सारे नाम है वो आपके सेम आ रहे हैं। अब काठक संहिता ने तो क्या है कि इन सभी रत्नियन के आगे एक एक देवता का नाम भी ऐड कर लिया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज के लेक्चर में बड़ा इंटरेस्ट आया होगा, काफ़ी नई चीज़ें मिली होगी। ऐसे ही मैं नई चीज़ें आपको देता रहूँगा, बस आप अच्छे से पढ़ते रहना। और अब देखिए, तो इस प्रकार से हमने 4 विशेषताएं देख ली। अब कुछ 2-3 विशेषताएं और भी है जो अपन अगले लेक्चर में राजनीतिक जीवन को पूरा करके आगे बढ़ेंगे। तो 4-5 विशेषताएं और भी आगे शेष है इसकी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।